तो दोस्तों मिराई मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 232 बीसी से, यानी कि आज से करीब 2255 साल पहले से। और इस इतिहास के समय में हम कहानी जानते हैं अशोक सम्राट की। अगर दोस्तों आप सब नहीं जानते कि अशोक सम्राट कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि अशोक सम्राट इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉरियर्स में से एक है और इन्होंने अपने टाइम पर मौर्य एम्पायर को रूल भी किया है। और दोस्तों अशोक सम्राट को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी वॉर्स लड़ी थी वो उनमें से एक भी वॉर नहीं हारे थे, और इसीलिए इतिहास के पन्नों में अशोक सम्राट को अशोक द ग्रेट कहा जाता है। अब दोस्तों मिराई मूवी की स्टार्टिंग में हम इसी अशोक सम्राट की स्टोरी जानते हैं, और यहाँ स्पेशल बात ये होती है कि अशोक सम्राट की स्टोरी यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एक्टर प्रभास एक्सप्लेन करते हैं। और प्रभास अशोक सम्राट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट इंडियन हिस्ट्री के बहुत बड़े वॉरियर थे और उन्होंने बारी बारी करके सारे वॉर्स को जीता था। लेकिन जब अशोक सम्राट ने कलिंग वॉर को जीता, तब उसके बाद जाकर अशोक सम्राट को रियलाइज हुआ कि वॉर से कभी किसी का फायदा नहीं होता। वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, जिस डिस्ट्रक्शन के अंदर न सिर्फ लोग मरते हैं बल्कि परिवार भी तबाह हो जाते हैं। और फिर इसी रियलाइजेशन की वजह से अशोक सम्राट ने वॉर लड़ना छोड़ दिया एंड उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आज के बाद कभी भी किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अशोक सम्राट के अंदर बहुत ही डिवाइन पावर्स थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी इन पावर्स को सरेंडर कर देंगे ताकि वो आने वाले टाइम में चाहकर भी अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल न कर पाए। अब अशोक सम्राट ने जब अपनी पावर्स को सरेंडर किया, तब उन्होंने अपनी सारी पावर्स को 9 डिवाइन ग्रंथों में बांट दिया। और इन्हीं 9 ग्रंथों में से 8 ग्रंथों में तो उनकी सिद्धियां थी, यानी कि बेसिकली पावर्स थी, लेकिन इन सब में जो 9वां ग्रंथ था उसके अंदर अशोक सम्राट ने अपनी इमोर्टल की पावर डाल दी, जिसे कहा जाता है अमृतवा। और इसीलिए दोस्तों 8 ग्रंथों के अंदर अशोक सम्राट की पावर्स थी एंड 9वें ग्रंथ के अंदर अशोक सम्राट का अमृतत्व था। और इसीलिए अगर कोई भी इन 8 ग्रंथों को हासिल करने के बाद 9वें ग्रंथ को हासिल कर लेगा, तो 9वें ग्रंथ के अमृतत्व की वजह से वो इमोर्टल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पावर्स किसी गलत हाथ में ना जाए, इसीलिए इन ग्रंथों को सेफ रखने के लिए अशोक सम्राट ने इसे 9 वॉरियर्स के हाथों में रख दिया। और ये 9 वॉरियर्स दुनिया भर के ऐसे वॉरियर्स थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में सबसे पावरफुल थे। और दोस्तों ये 9 वॉरियर्स दुनिया भर में फैले हुए थे, जैसे कि कोई वॉरियर चाइना का था, कोई अफ्रीका का था, कोई यूरोप का था, और इसी तरह से सारे वॉरियर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थे। और फिर इन वॉरियर्स को ये कहा गया कि वो सब के सब इन ग्रंथों की प्रोटेक्शन करें। लेकिन दोस्तों 8 ग्रंथों के बाद जो 9वां ग्रंथ सौंपा गया था, वो किसी वॉरियर को नहीं सौंपा गया था, बल्कि उसे सौंपा गया था महर्षियों को। वो भी ऐसे महर्षि जिनके पास फ्यूचर देखने की पावर्स हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी उन पर प्रॉब्लम आए तो वो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखकर 9th बुक को पहले से सेव कर सके, और ऐसा करके वो सब 9वें ग्रंथ की प्रोटेक्शन कर सके। अब दोस्तों इसके बाद समय बीतता गया, जिन भी वॉरियर्स को ये सारे ग्रंथ दिए गए थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी प्रोटेक्शन करते गए, और फिर इस तरह से चलते चलते उनकी 175 पीढ़ियां बीत गई। और फिर इसके बाद जाकर समय आया प्रेजेंट टाइम का। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम साल 2000 का होता है, और इस साल 2000 के अंदर हम सीधा हिमालय में छुपे हुए एक आश्रम को देखते हैं, जिस आश्रम को दिखाकर हमें बताया जाता है कि इसी आश्रम के अंदर 9वें ग्रंथ को रखा गया है। इसके साथ ही इस टाइम पर इस पूरे आश्रम की जो हेड होती है उनका नाम होता है अंबिका, और इस टाइम पर इन्हीं अंबिका के अंदर ये पावर्स होती है कि वो फ्यूचर देख सकती है। अब दोस्तों अगले पर हमें देखते हैं कि अंबिका ध्यान में लीन हो जाती है, जिनके बाद ध्यान में रहकर उन्हें फ्यूचर दिखता है, जहाँ से देखकर वो ये पता करती है कि अब आने वाले कुछ सालों के बाद ही एक ऐसा इवल आदमी सामने आएगा जो कि न सिर्फ खुद में बहुत ज्यादा इवल और पावरफुल होगा, बल्कि वो इन सारे पावरफुल ग्रंथों के बारे में भी जानता होगा। और इसीलिए वो बारी बारी करके सारे पावरफुल ग्रंथों को हासिल कर लेगा और उनकी प्रोटेक्शन करने वाले सारे वॉरियर्स को जान से मार देगा। और फिर 8 ग्रंथों को हासिल करने के बाद वो 9वें ग्रंथ पर भी हमला करेगा और उसे हासिल करके अमर होने की कोशिश करेगा। अब फ्यूचर का सीन देखने के बाद ही अंबिका काफी ज्यादा डर जाती है, और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ हो जाए उन्हें इसे रोकना ही होगा, क्योंकि अगर इस इवल इंसान को नहीं रोका गया तो ये न सिर्फ सारे ग्रंथों की पावर्स हासिल कर लेगा, बल्कि उसके बाद ही अमर होने के बाद पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब इसके बाद ही अंबिका दुनिया भर के 8 वॉरियर्स को बुलाती है, जिसके बाद जब वो 8 के 8 वॉरियर्स अंबिका के पास आते हैं, तब अंबिका उन्हें सारी स्टोरी बताते हुए उन्हें अलर्ट करती है कि वो सभी अपने ग्रंथों को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो जाएं, और सबसे बड़ी बात वो सारे के सारे वॉरियर्स एक साथ मिल जाएं, ताकि फ्यूचर में जब भी वो इवल मैन उस पर अटैक करे तो वो सभी एक साथ मिलकर उसका सामना कर सके और उसे हरा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंबिका की बात सुनने के बाद भी कोई वॉरियर तैयार नहीं होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सारे वॉरियर्स को अपनी पावर्स का घमंड होता है एंड इन सभी को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी आ जाए वो इतने पावरफुल है कि वो उसे आराम से डिफीट कर सकते हैं। और इसीलिए वो सारे वॉरियर्स बड़े घमंड के साथ अंबिका से कहते हैं कि हम सभी काफी पावरफुल वॉरियर्स हैं, साथ ही हमारे पास काफी सारे सोल्जर्स भी हैं, और इसीलिए अगर कोई भी हमारे ग्रंथों पर अटैक करता है तो हम उसे बड़े आराम से खत्म कर देंगे। एंड फिर दोस्तों ये बोलने के बाद ही वो वॉरियर्स वापस से बढ़ जाते हैं और अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। अब अंबिका ये जानती थी कि ये सारे वॉरियर्स एक साथ ही आए हैं, और इसीलिए हो ना हो जब भी वो इवल इंसान इन सब पर अटैक करेगा तब वो इनके अकेले होने की वजह से इन सब के ग्रंथ हासिल कर लेगा। लेकिन चाहे कुछ भी जाए अंबिका को ऐसा होने से रोकना ही होगा। और फिर इसके लिए अंबिका ये डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से सीधा हिमालय जाएगी और हिमालय में कैलाश पर्वत पहुंचेगी, और कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद वो सीधा मिलेगी ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य इंडियन मैथोलॉजी के बहुत बड़े महर्षि हैं, और इस मूवी के हिसाब से वो लाखों सालों से जिंदा है और कैलाश पर्वत पर तप कर रहे हैं। एंड अंबिका डिसाइड करती है कि वो सीधा उनसे जाकर मिलेगी और उन्हें से पूछेगी कि आखिरकार फ्यूचर में आने वाले इस प्रलय को कैसे रोका जा सकता है। अब इसके बाद अंबिका बिल्कुल ऐसे ही करती है और वो सीधा निकल जाती है कैलाश पर्वत के लिए, ताकि वो कैलाश पर्वत पे चढ़ के ऋषि अगस्त्य से मिल सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इस टाइम पर अंबिका प्रेग्नेंट होती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो रुकती नहीं है और वो अकेले किसी तरह से जद्दोजहद करते हुए सीधा कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती है, वो भी हिमालय की पूरी बर्फों को पार करने के बाद। वहाँ ऊपर आने के बाद वो सीधा ऋषि अगस्त्य से मिलती
जाती है और उनसे मिलने के बाद वो पहले उन्हें सारी बात बताती है एंड फिर वो उनसे कहती है कि जब फ्यूचर में वो इविल मैन उन सब पर हमला करने आएगा और इमॉर्टल होने की कोशिश करेगा तो तब वो पूरी दुनिया को उसके कहर से कैसे बचा सकती है। इस बात को सुनकर ऋषि अगस्त्य उससे कहते हैं कि भविष्य में आने वाले उस इविल इंसान को रोकने का रास्ता सिर्फ अंबिका के पास है और अंबिका ही उसे रोक सकती है। अब असल में ऐसा करने के लिए अंबिका को एक बहुत ही बड़ा त्याग देना पड़ेगा, एक ऐसा त्याग जो कि अंबिका के लिए महात्याग होगा, क्योंकि इससे बड़ा त्याग अंबिका के लिए कुछ भी नहीं है। अंबिका इस त्याग के लिए तैयार हो जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार उसे क्या त्याग करना है, जिस पर ऋषि अगस्त्य उससे कहते हैं कि उसे और कुछ नहीं बल्कि अपना बेटा त्याग करना होगा, वही बेटा जो कि इस टाइम पर उसकी कोख में पल रहा है। ऋषि अगस्त्य अंबिका से कहते हैं कि असल में तुम्हारा बेटा कोई खास आदमी नहीं है, उसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारी डिवाइन पावर्स हैं और वो भी इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अंबिका तुम एक योद्धा हो, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की हालत में भी तुमने पूरा हिमालय चढ़ लिया और यहाँ कैलाश पर्वत पर मुझसे मिलने आ गई, और इसीलिए जो तुम्हारा होने वाला बेटा होगा वो भी तुम्हारी तरह एक महायोद्धा होगा। लेकिन अगर इस बेटे को तुमने पाला तो फिर ये इतना शक्तिशाली नहीं बन सकेगा, और इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि ये इतना शक्तिशाली बने कि ये भविष्य में आने वाले उस इविल इंसान को रोक दे, तो फिर इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को नेचर को सौंपना होगा, यानी कि प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति के अंदर वो शक्तियां हैं कि वो इसे इतना पावरफुल बना देगी कि ये सही मायनों में एक महायोद्धा बन जाएगा। अब हम भी देखते हैं कि अंबिका इस बात के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद कुछ समय बीतते ही जैसी अंबिका का बेटा पैदा होता है वैसी अंबिका उसे वाराणसी की घाट पर ले जाती है और उसे वहाँ गंगा किनारे छोड़ देती है ताकि वो प्रकृति के बीच रहकर वहाँ पल सके और सही मायनों में एक महायोद्धा बन सके। हालांकि इसके बाद अंबिका रुकती नहीं है और वो 9वें ग्रंथ को एक गुफा में छुपा देती है, एक ऐसी गुफा के अंदर जहाँ पहुँचने का रास्ता सिर्फ अंबिका को पता है। और फिर ऐसा करने के बाद अंबिका कहीं गायब हो जाती है, जो मानो वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये सब होने के बाद 24 साल बीत जाते हैं और 24 सालों के बाद हम हिमालय के उसी आश्रम को देखते हैं जहाँ पर 9वें ग्रंथ को रखा जाता था, यानी कि अंबिका के आश्रम को। अब इस आश्रम के अंदर हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है विभा, और ये विभा एक यंग लड़की होती है जिसकी उम्र 22-23 साल की होती है। आश्रम की इसी लड़की से यानी कि विभा से इस आश्रम का हेड मिलने आता है, जो कि असल में इस आश्रम का गुरु होता है। और ये गुरु विभा से मिलकर उससे कहता है कि हमारे इस पूरे आश्रम की जो असली हेड थी यानी कि अंबिका, उन्हें ये आश्रम छोड़े हुए अब 24 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज से 24 साल पहले उन्होंने अपने बेटे का त्याग किया था और उसे एक महायोद्धा बनाने के लिए प्रकृति को सौंप दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ही वो 9वें ग्रंथ को लेकर कहीं गायब हो गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 9वें ग्रंथ को भी कहीं छुपा दिया और फिर वो खुद भी कहीं चले गए और तब से लेकर आज तक वो कभी नहीं लौटी है। लेकिन हाँ, आज से 24 साल पहले अंबिका ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सारी चीजें सच हो रही हैं। और अभी बीते समय के अंदर हमने ये देखा है कि जैसे इवल इंसान के बारे में अंबिका ने बात की थी, बिल्कुल वैसा इंसान हमारे सामने आ चुका है और उसने अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके बारी बारी करके 6 ग्रंथों को हासिल भी कर लिया है। और अब इसीलिए बाकी के 2 ग्रंथ हासिल करने के बाद ही वो हमारे 9वें ग्रंथ की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर उसे हमारा 9वां अमृत वाला ग्रंथ मिल गया और वो उसे पाकर अमर हो गया तो फिर वो पूरी दुनिया पर कहर डाल देगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसे रोकने की शक्तियाँ सिर्फ अंबिका के बेटे के पास है, और अब इसीलिए विभा समय आ गया है अंबिका के उस बेटे को ढूंढने का और उस महायोद्धा को युद्ध के लिए तैयार करने का। अब हम ये देखते हैं कि विभा का गुरुजी विभा को ये जिम्मेदारी देता है कि वो जाकर अंबिका के बेटे को ढूंढे और उस महायोद्धा को सारी बात बताकर युद्ध के लिए तैयार करे। जिसके बाद विभा बिना देरी किए सीधा वाराणसी जाती है, क्योंकि अंबिका ने अपने बेटे को सबसे पहले वहीं पर छोड़ा था। वहाँ पहुंचकर विभा अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करती है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विभा के पास भी एक स्पेशल पावर है, और वो पावर ये है कि अंबिका किसी के दिमाग को रीड कर सकती है और ये जान सकती है कि सामने वाले के दिमाग में क्या बातें चल रही है। विभा अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करती है, जिसके बाद जाकर वो एक ऐसे साधु से मिलती है जिस साधु ने अंबिका के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, और उसी से उसे पता लगता है कि अंबिका के बेटे का नाम वेदा है। वो साधु अंबिका को बताता है कि वेदा उसके पास कुछ समय तक रहा था, लेकिन वेदा की आदत थी कि वो आसमान में तारों की दिशा देखकर अपनी दिशा बनाता था, और इसीलिए जब वो लगभग 10-12 साल का था तब उसे तारों की दिशा से संकेत मिला कि उसे यहाँ से कलकत्ता जाना चाहिए, और इसीलिए वो सीधा कलकत्ता चला गया। ये बात जानकर विभा सीधा कलकत्ता जाती है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि वेदा बेशक से कुछ साल तक यहाँ पर रहा था, लेकिन कलकत्ता के बाद भी वो सीधा हैदराबाद चला गया। अब विभा ये समझ जाती है कि वेदा इस टाइम पर हैदराबाद में है, और इसलिए वो उससे मिलने सीधा हैदराबाद के लिए निकल जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसे शिफ्ट होता है और हम सीधा हैदराबाद में वेदा को देखते हैं, यानी कि मूवी के मेन हीरो को। हम भी जानते हैं कि इस टाइम पर वेदा 24 साल का है और वो इस टाइम पर अपने 2 दोस्तों के साथ रहता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मूवी में वेदा को और किसी ने नहीं बल्कि साउथ एक्टर तेजा सज्जा ने प्ले किया है, और ये तेजा सज्जा वही एक्टर है जो कि इससे पहले हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में दिख चुके हैं। हम ये जानते हैं कि तेजा सज्जा यानी कि वेदा अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि जो भी महंगी चीजें होती है, जैसे कि महंगी घड़ियां, महंगे जूते और महंगे कपड़े, वो इन सारी चीजों की फर्स्ट कॉपी तैयार करते हैं और उन्हें सस्ते में बेच देते हैं, और इन सारी चीजों से उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं जिससे उनका गुजारा चलता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि वेदा काफी अच्छा इंसान है, और इसीलिए जाने अनजाने में सही वो काफी लोगों की मदद भी करता है। अब यहाँ पर हम एक ऐसी गैंग को देखते हैं जो कि गांजा सप्लाई करती है, लेकिन वेदा को जब उनके बारे में पता लगता है तब वेदा उनके सारे गांजे को जला देता है। लेकिन उस वजह से वेदा और उसके दोस्तों की उस गैंग से लड़ाई हो जाती है, बट इन सबके पीछे पुलिस वहाँ पर आती है और वो सभी को पकड़ के पुलिस थाने में बंद कर देती है। हालांकि उस टाइम पर ही विभा भी वहाँ पर पहुँचती है, और इसीलिए वो वेदा के पीछे सीधा थाने जाती है और वेदा और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा लेती है। इसके बाद विभा वेदा से मिलकर उसे सारी कहानी समझाती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो असल में एक महायोद्धा है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि वेदा इस बात को काफी हंसी मजाक से लेता है और वो विभा की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। बट दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए विभा वेदा को कई सारी चीजें दिखाती है और वो उसे बताती है
है कि वेदा बेशक से बुरे काम भी करना चाहे, लेकिन तभी उसे अच्छे काम ही होते हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि वेदा को किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। अब वेदा विभा की इस बात को भी नहीं मानता है और वो उससे कहता है कि वो सिर्फ बुरे काम करता है, अच्छे काम करना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। एंड इस बात को साबित करने के लिए वो विभा को अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी के पास ले जाता है एंड वो विभा से कहता है कि अभी वो इस गाड़ी को चोरी करेगा, और देखना चोरी करना एक बुरी चीज होती है, इसलिए वो सिर्फ बुरे काम करेगा और उसके भाग्य में कोई अच्छा काम नहीं लिखा है। अब ये चीज बोलकर वेदा अपने दोस्तों के साथ उस गाड़ी को चोरी कर लेता है, लेकिन चोरी करने के बाद जैसे वो गाड़ी को थोड़ी दूर लेकर जाता है वैसे उसे गाड़ी के अंदर से किसी की आवाज आने लगती है। एंड फिर इसीलिए वो जैसी गाड़ी की डिक्की खोलता है वैसे वही देखता है कि उस गाड़ी की डिक्की के अंदर 2 छोटी बच्चियां होती है, और एक्चुअली में वेदा ने जिस आदमी से इस गाड़ी को चुराया होता है वो एक्चुअली में किडनैपर होता है, जो कि इन दोनों बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा होता है। और इसलिए यहाँ पर इन बच्चों को देखकर वेदा ने फ्री करता है एंड इनके घर भेज देता है। अब ये चीज दिखाकर विभा उसे बताती है कि देखा इस बुरी चीज में भी एक अच्छाई छुपी थी, और इसीलिए दोस्तों वेदा को भी इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि शायद से विभा जो भी कह रही है वो सही कह रही है। हालांकि अब इन सब के बाद ही विभा उसे एक हैंड साइन बनवाती है और उस हैंड साइन को अपने सर पर लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद वेदा जैसे उस हैंड साइन को अपने सर पर लगाता है वैसे ही उसे अपनी सारे पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती है, और ये उस टाइम की मेमोरीज होती है जिस टाइम पर वेदा अपनी मदर के पेट में था। ये सारी चीजें देखकर वेदा अपनी मदर को याद करता है और वो उनकी कई भी सारी बातें भी याद कर लेता है, जिसके बाद ही वेदा को अपने बारे में सारी सच्चाई पता लग जाती है। और फिर इसीलिए दोस्तों विभा वेदा से ये कहती है कि अब अगर ये सारी चीजें जानने के बाद वेदा तैयार हो तो अब वो उसके साथ चल सकता है। और फिर ये चीज बोलकर विभा वहाँ से चली जाती है और अपने पास के होटल रूम में चली जाती है, उसी होटल रूम में जहाँ पर विभा स्टे कर रही थी। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम मूवी के मेन विलन से मिलते हैं, यानी कि उसी इविल इंसान से जिसके बारे में अंबिका ने सबको अलर्ट किया था। हमें पता लगता है कि इस इविल इंसान का नाम है महाबीर लामा, और इसे इस मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर मंजू मनोज ने, जो कि साउथ के एक्टर है। ये महाबीर लामा काफी ज्यादा इवल और काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और ये अब तक 6 वॉरियर्स तक पहुंचकर उनसे ग्रंथ हासिल कर चुका है और उन सारे वॉरियर्स को जान से मार चुका है। और अब इसी सब के बाद ये पहुंचता है सीधा 7वें ग्रंथ के पास। हम ये जानते हैं कि ये 7वां ग्रंथ जापान के अंदर है, और जापान का एक पावरफुल निंजा वॉरियर इस टाइम पर इसकी प्रोडक्शन करता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस पावरफुल निंजा वॉरियर के पास काफी सारे पावरफुल सोल्जर्स भी हैं। महाबीर लामा इसके पास 7वें ग्रंथ को हासिल करने पहुंचता है, जिसके रिस्पॉन्स पर उस निंजा वॉरियर की महाबीर लामा से फाइट होती है। बट इस फाइट के अंदर हमें देखते हैं कि महाबीर लामा न सिर्फ इस निंजा वॉरियर के सारे सोल्जर्स को मार देता है, बल्कि वो इस निंजा वॉरियर को भी खत्म कर देता है, और फिर वो बड़े आराम से 7वें ग्रंथ की ताकत भी हासिल कर लेता है। एंड फिर वो निकल जाता है सीधा 8वें ग्रंथ को हासिल करने। आगे हम ये जानते हैं कि इस टाइम पर 8वां ग्रंथ मोरक्को में है, जो मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पर एक पावरफुल अफ्रीकन सोल्जर इस ग्रंथ की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन महाबीर लामा इसके पास भी पहुंचकर इसे डिफीट कर देता है और इस वॉरियर के साथ साथ इसके सारे सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है। एंड फिर इसके बाद वो 8वें ग्रंथ की ताकत भी हासिल कर लेता है, और अब इसीलिए बाकी रह जाता है तो सिर्फ 9वां ग्रंथ। लेकिन उस 9वें ग्रंथ को इस टाइम पर अंबिका ने कहीं पर छुपाया हुआ है, एक ऐसी जगह पर जहाँ के बारे में अंबिका के बारे में और कोई नहीं जानता है। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद ही हम महाबीर लामा की एक गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हैं, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड कम एंड उसके काम में उसके साथ ही ज्यादा होती है, एंड उसका नाम होता है यूका। ये लड़की भी काफी ज्यादा फाइट में एक्सपर्ट होती है, और ये इतनी ज्यादा ट्रेंड होती है कि अकेले 100-200 इंसानों को आराम से खत्म कर सकती है। हम ये जानते हैं कि ये महाबीर लामा के कहने पर 10 साल से किसी आश्रम में छुप कर रह रही थी, और वहाँ पर वो एक स्टूडेंट के तौर पर रह रही थी, और वहाँ पर उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो 9वें ग्रंथ के आश्रम को ढूंढ सके। और इसीलिए जैसे उसे 9वें ग्रंथ के आश्रम की लोकेशन मिलती है वैसे ही वो अपने आश्रम के गुरु को जान से मार लेती है और सीधा निकल जाती है हिमालय में बसे 9वें ग्रंथ के आश्रम के पास। अब 9वें ग्रंथ के आश्रम के अंदर आने के बाद वो सीधा इस आश्रम के गुरु से मिलती है, यानी कि वही गुरु जो कि विभा का गुरु है। इस गुरु से मिलकर यूका उससे पूछती है कि आखिरकार 9वां ग्रंथ कहाँ पर रखा है, बट एज ऑफ कोर्स ये गुरु उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि इस गुरु के पास एक कबूतर उड़ के आता है, और ये कबूतर इस टाइम पर उसके पास विभा ने भेजा होता है, और इस कबूतर के साथ एक चिट्ठी होती है, जिस चिट्ठी के अंदर विभा ने लिखा था कि उसने योद्धा को ढूंढ लिया है और इसीलिए वो योद्धा के साथ जल्दी आ रही है। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यूका होती है इसलिए वो उस कबूतर को पकड़ के चिट्ठी को पढ़ लेती है, और फिर इसके लिए वो सबसे पहले विभा के गुरु को जा से मार देती है, एंड देन उसके बाद वो उस कबूतर के पैर में एक ट्रैकर लगा देती है और उसे फिर से विभा के पास उड़ा देती है। इसके बाद यूका अपने साथियों के साथ मिलकर उस कबूतर को ट्रैक करती है ताकि उसे ट्रैक करते हुए वो सीधा विभा के पास पहुंच जाए, और ये सब इसीलिए क्योंकि यूका को ऐसा लगता है कि शायद से विभा ग्रंथ के बारे में जानती है। अब कबूतर को ट्रैक करते करते यूका सीधा उसी होटल के पास पहुंच जाती है जिस होटल के अंदर इस टाइम पर विभा रह रही है, और यूका वहाँ पर पहुंचकर मारकाट करने लगती है और विभा को ढूंढने लगती है। लेकिन दोस्तों विभा किसी तरह से बचते बचाते जल्दी से वेदा के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके ठीक बाद ही यूका भी वहाँ पर पहुंचती है और वो वेदा से विभा को मांगती है। लेकिन ये देखकर वेदा विभा की प्रोटेक्शन करता है और वो यूका से फाइट करता है ताकि वो विभा को बचा सके। लेकिन क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर वेदा की सारी पावर्स अनलॉक नहीं होती, इसलिए यूका उसे बड़े आराम से डिफीट कर देती है और उसे जान से मारने लगती है। लेकिन ये देखकर विभा उसे बचाने की कोशिश करती है और वो यूका से कहती है कि अगर उसने वेदा को जान से मारा तो वो खुद के हाथ काट कर जान दे देगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो 9वें ग्रंथ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अब ये सुनकर जो यूका होती है वो वेदा की जान छोड़ देती है और वो विभा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके जरिए 9वें ग्रंथ के बारे में जान सके। लेकिन एज ऑफ कोर्स विभा भी 9वें ग्रंथ के बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए यूका और महाबीर लामा को 9वें ग्रंथ के बारे में कुछ भी बताने लगता है। अब दोस्तों इन सब के बाद ही हम वेदा को देखते हैं, जिसे कि जब होश आता है तब वो ये रियलाइज करता है कि यूका से होने वाली लड़ाई के अंदर उसने उसे आत्महत्या कर दिया था, और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसे आत्महत्या करने के बाद यूका उसके सामने से विभा को भी अपने साथ ले गई है। और फिर अब इसके लिए वेदा विभा के बताए हुए हैंड साइन को फिर से क्रिएट करता है और फिर
से उस हैंड साइन को अपने सर पे लगाता है, जिससे उसे अपनी मदर की फिर से विजुअल्स आते हैं, जहाँ से वो जानता है मिराई के बारे में। अब हालांकि दोस्तों मिराई क्या है इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा, लेकिन इस विजुअल के साथ ही हम ये देखते हैं कि अपनी मदर को याद करने की वजह से वेदा के चेस्ट पर एक सिंबल बन जाता है। लेकिन जब वेदा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सिंबल के बारे में पता करता है, तब उसे पता लगता है कि वो सिंबल असल में एक नक्शा है, और वो भी उस जगह का नक्शा जिस जगह पर मिराई रखा गया है। अब दोस्तों इसके बाद ही वेदा ये डिसाइड करता है कि वो सीधा मिराई लेने जाएगा, जिसके बाद ही वेदा अपने दोस्तों को लेता है और सीधा निकल जाता है हिमालय की तरफ। लेकिन दोस्तों हिमालय की तरफ जाते जाते रास्ता काफी कठिन हो जाता है, एंड फिर इसीलिए वेदा अपने दोस्तों को वहीं पर छोड़ता है और आगे के रास्ते को अकेला कवर करता है। लेकिन फिर इसके बाद जाकर वेदा अचानक से एक बर्फ के गुफा में गिर जाता है, लेकिन उसी गुफा के अंदर वही देखता है कि उसके सामने मिराई रखा गया है। अब दोस्तों ये जो मिराई है इस वर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य, और इस मूवी के अंदर ये मिराई बेसिकली एक वेपन है, जो वेपन भगवान श्री राम के टाइम से चलता आ रहा है, और भगवान श्री राम ने इस वेपन को अपने हाथों से टच किया था, एंड इसीलिए इसके अंदर काफी सारे डिवाइन पावर्स है। और वेदा को अपनी मदर के विजुअल्स के जरिए पता लगा था कि इसी मिराई का इस्तेमाल करके वो उस इवल मैन को रोक सकता है, एंड इसीलिए अभी वो मिराई को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेदा जैसी मिराई की ओर आगे बढ़ता है, वैसे वही देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा सा पक्षी है, एक ऐसा बड़ा सा पक्षी जो कि उस मिराई की प्रोटेक्शन कर रहा है। अब एक्चुअली में दोस्तों हमें पता लगता है कि ये बड़ा सा पक्षी और कोई नहीं, रामायण के टाइम में दिखने वाले जटायु के छोटे भाई स्तंभाति का वंशज है, और ये वंशज लाखों सालों से मिराई की प्रोटेक्शन कर रहा है। एंड इसीलिए वो जैसे यहाँ पर वेदा को देखता है, वैसे वो वेदा पर हमला कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में वेदा इससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन फाइट के दौरान ही वेदा को ये याद आता है कि उसके विजुअल्स में उसकी मदर ने उससे कहा था कि वेदा का जब इस पक्षी से सामना होगा, तब उस टाइम पर वेदा को इसके सर को टच करना होगा, क्योंकि इसके सर को छूते ही इस पक्षी को वेदा की सारी सच्चाई पता लग जाएगी, और वो ये जान जाएगा कि वेदा के इरादे बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद वो खुद ही वेदा को मिराई लेने देगा। अब यहाँ पर वेदा बिल्कुल ऐसे करता है, और वो इस पक्षी के सर को टच कर लेता है, जिसके बाद ये पक्षी वेदा की सच्चाई जान जाता है, और वो ये जान जाता है कि वेदा के इरादे क्या है, एंड फिर इसके बाद ही वो वेदा को मिराई लेने देता है। अब मिराई को हासिल करने के बाद वेदा वहाँ से निकलता है और वहाँ से नीचे आकर अपने दोस्तों से मिलता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जैसे ऋषि रास्ते को पता लगता है कि वेदा ने मिराई को हासिल कर लिया है, तब वो सीधा उसकी हेल्प के लिए आते हैं, एंड वो उससे मिलकर उससे कहते हैं कि उनका नाम ऋषि अगस्त्य है, और वेदा ने इस टाइम पर जिस वेपन को यानी कि मिराई को हासिल किया है, उसके अंदर बहुत सी खास डिवाइन पावर्स छुपी है। लेकिन वेदा को धीरे धीरे करके इन सबको अनलॉक करना होगा, और उसे सीखना होगा मिराई को इस्तेमाल करने का तरीका। अब इसके बाद ऋषि अगस्त्य वेदा से कहता है कि उसे इस मिराई को लेकर सीधा भगवान श्री राम के स्थान पर जाना होगा, यानी कि अयोध्या, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ही उसे उसके आगे का रास्ता दिखेगा, और वो मिराई को और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। अब ये चीज सुनने के बाद वेदा अपने दोस्तों के साथ सीधा अयोध्या जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर महावीर लामा के साथी यानी कि युका अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ वेदा पर अटैक कर देती है, और साथ ही साथ वेदा ये भी देखता है कि युका इस टाइम पर विवाह को भी अपने साथ लेकर आई होती है। लेकिन दोस्तों इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि वेदा मिराई की पावर्स को अनलॉक कर लेता है, एंड उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो युका को डिफीट कर देता है और उसे आत्महत्या कर देता है, और साथ ही साथ वो उसके सारे सोल्जर्स को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है। और फिर ऐसे युका को हराने के बाद वो विवाह को लेकर सीधा वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों विवाह को पाने के बाद वेदा अपनी मॉम की मेमोरीज याद करता है, जिसके बाद उसकी मेमोरीज में हम ये देखते हैं कि उसकी मदर ने उससे कहा था कि मिराई को हासिल करने के बाद जब तुम उसकी शक्तियों को अपना लोगे, तब तुम उसके बाद सीधा तंत्रवन जाना होगा, और फिर इसीलिए तंत्रवन का नाम सुन के वेदा सभी को लेकर सीधा तंत्रवन की ओर निकल जाता है। अब दोस्तों हमें पता लगता है कि तंत्रवन असल में वो जगह है जहाँ पर ग्रंथों के योद्धाओं में से पहला योद्धा रहता है। वहाँ पहुंचकर वेदा जैसी पहला योद्धा से मिलता है, वैसी पहला योद्धा उसके हाथों में मिराई को देखकर ये समझ जाता है कि वेदा और कोई नहीं बल्कि महायोद्धा है, वही महायोद्धा जो कि इवन मैन को रोकने आया है, और फिर इसीलिए वो वेदा को अपने साथ ले जाता है एंड उसे सारी सच्चाई बताता है। अब दोस्तों इस स्टोरी के अंदर ही हमें पता लगता है कि आखिरकार महावीर लामा कौन है और वो क्यों इन सारे ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है। एक्चुअली में पहले योद्धा की स्टोरी के हिसाब से हम ये जानते हैं कि आज से बहुत साल पहले महावीर लामा एक छोटे से गाँव में रहता था, लेकिन उस गाँव में उसका जो पिता था उसने दूसरी शादी कर ली, और इसीलिए अपनी पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे डायन साबित कर दिया और गाँव वालों के साथ मिलकर उसने उसे जला दिया। लेकिन अब क्योंकि वो जलने वाली महावीर लामा की मदर थी, इसीलिए सबने महावीर लामा को भी मनुष्य कहना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही सबने ये कहा कि वो एक डायन और चुड़ैल का बेटा है। इन चीजों की वजह से पूरे गाँव ने महावीर लामा से नफरत करना शुरू कर दिया, और सबने मिलकर महावीर का तिरस्कार कर दिया। लेकिन फिर ये सारी चीजें देखकर जब महावीर ने भगवान से मदद मांगी, तब भगवान ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, और फिर इसके बाद ही महावीर लामा ने ये समझ लिया कि भगवान उसकी कभी कोई मदद नहीं करेगा, एंड उसे जो करना है वो खुद ही करना है। इसके बाद ही महावीर लामा सभी इंसानों और भगवानों के खिलाफ हो गया, और फिर इसके लिए सबसे पहले जो भी उसे चिल्लाता था या बुरा कहता था, महावीर लामा ने उसे मारना शुरू कर दिया, और उन सबको मारते मारते एक दिन उसने अपने पूरे गाँव को जला दिया, और पूरे गाँव में आग ला के बाहर बैठकर उन्हें देखकर हंसने लगा। लेकिन उसी टाइम पर मैंने यानी कि पहले योद्धा ने उस जलते हुए गाँव को देखा, और फिर इसलिए जब मैं महावीर लामा से मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि वो एक बेबस और लाचार बच्चा है जो कि अपने परिवार को गाँव में खो चुका है, और अब क्योंकि उसका पूरा गाँव जल चुका था, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया और यहाँ अपने पास रखे मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। मैंने उसे अपनी सारी शक्तियाँ सिखाई, उसे जादू करना सिखाया, विद्याएं दी, और उसे अपने बेटे के बराबर का प्यार और सम्मान दिया। यहाँ तक कि मेरे जितने भी शिष्य थे उन सब में महावीर लामा सबसे बढ़िया था। और फिर इसीलिए समय बीतता गया, और फिर वो समय आया जिस दिन मुझे अपने पहले ग्रंथ के लिए अपना सक्सेसर चाहिए था। अब ऐसा करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, पहला मेरा बेटा और दूसरा महावीर लामा। लेकिन इन दोनों में से कौन योग्य है, उसके लिए मैंने उन दोनों की परीक्षा ली। उस परीक्षा के अंदर शक्तियों के मामले में महावीर लामा काफी आगे था, लेकिन मैंने ये देखा कि महावीर लामा की शक्तियों में एग्रेशन है, और महावीर ऐसा है जो कि अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और इसीलिए उसके मन के इस चीज को देखकर मैंने
मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और पहले ग्रंथ को सौंप दिया अपने बेटे को। लेकिन महावीर से ये चीज झेली नहीं गई और वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने खुंदक में मेरे बेटे को जान से मार दिया। उससे पहले ग्रंथ को छीन लिया, उसकी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल किया और हमारे पूरे गाँव गले एक जादुई धागे बनाकर उन सबको पहना दिया और उसके इस्तेमाल से एक ही झटके में उन सबकी जान लेने लगा। यहाँ तक कि वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि मैं भी उसे रोक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसी समय पर अंबिका सामने आई और उसने हम सबको बचाया। अंबिका ने महावीर लामा को रोक दिया, लेकिन अब क्योंकि उसकी शक्ति की वजह से हमारा पूरा गांव मरता जा रहा था, इसीलिए अंबिका ने अपने आप को आग में त्याग दिया और उन शक्तियों से हमारे पूरे गांव की जान बचा ली। अब हालांकि हमारे गांव की जान तो बच गई, लेकिन अंबिका ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। और रही बात महावीर लामा की, तो वो पहले ग्रंथ को लेकर भाग गया। लेकिन फिर उसके बाद ही महावीर लामा रुका नहीं और उसने बारी बारी करके कुछ सालों के अंदर बाकी सारे ग्रंथों को भी हासिल करना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह से देखते ही देखते अब उसके पास 8 ग्रंथ है एंड अब उसका लक्ष्य है 9वें ग्रंथ को हासिल करना, जिसके अंदर अमृतत्व है। और अगर उसने उसे हासिल कर दिया तो फिर वो अमर हो जाएगा। एंड अब क्योंकि वो पूरी दुनिया के सारे लोगों से नफरत करता है, इसीलिए वो एक ही झटके में इंसानों को मारने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों, महावीर लामा के बारे में सारी चीजें जानने के बाद वेदा ये फैसला करता है कि वो अपनी मदर के सैक्रिफाइस को बेकार नहीं जाने देगा एंड अब वो कुछ भी करके 9वें ग्रंथ को ढूंढकर उसकी प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके बाद ही वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर सीधा 9वें ग्रंथ को ढूंढने निकलता है। लेकिन फिर रास्ते में उसे तारे फिर से दिशा दिखाते हैं और उसे देखकर वेदा याद करता है कि वो बचपन से इन तारों की डायरेक्शन देख रहा है और इन तारों के जरिए उसकी मदर ही हमेशा उसकी हेल्प करती रही और वो तारों की मदद से उसे सही रास्ता दिखाती रही। एंड इसी आज भी वो इन तारों की डायरेक्शन में जाता है और उसके जरिए सीधा उसी गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पर 9वां ग्रंथ रखा गया है और फिर वहाँ पहुंचकर वेदा 9वें ग्रंथ को ले लेता है। अब इसके बाद ही वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर उस 9वें ग्रंथ को लेकर जा रहा होता है। लेकिन फिर रास्ते में महावीर लामा उस पर हमला कर देता है और वो उससे 9वां ग्रंथ छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर वेदा अपनी मिराई की मदद से महावीर लामा पर हमला करता है और इस फाइट के अंदर वो महावीर लामा पर भारी तो पड़ता है, लेकिन महावीर लामा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वेदा को न सिर्फ डिफीट कर देता है बल्कि वो उससे 9वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। और फिर उसके बाद ही वो सारे ग्रंथ की पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर वो देखते देखते एक ही बार में अमर हो जाता है, यानी कि इमोर्टल। और अब क्योंकि इस टाइम पर महाकुंभ का टाइम होता है, इसलिए महावीर लामा महाकुंभ के पास एक पोर्टल ओपन करता है और महाकुंभ में आए हुए करोड़ों लोगों को एक साथ जान से मारने लगता है। इसके साथ ही महावीर लामा वेदा को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद जब वेदा के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो अपनी मेमोरीज में अपनी मदर की कई भी बातों से अपनी पावर्स को लॉक करता है और वो मिराई को सीधा अपने हाथों में पकड़ता है। और क्योंकि दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मिराई वही वेपन है जिसे भगवान श्री राम ने अपने हाथों से पकड़ा था, इसलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर लॉर्ड राम की पावर्स होती है और इसीलिए मिराई देखते ही देखते लॉर्ड राम का धनुष बन जाता है और उसके अंदर एक तीर भी आ जाता है, जिसके बाद ही वेदा उस तीर को सीधा महावीर लामा को मारता है। एंड उस डिवाइन और पावरफुल तीर के अटैक से महावीर लामा, जो कि इमॉर्टल हो चुका था, वो एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। और महावीर लामा की खत्म होने के साथ ही उसकी पावर्स के असर से महाकुंभ में मरने वाले सारे लोग भी जिंदा बच जाते हैं। एंड इस तरह से वेदा महावीर लामा का दी एंड कर देता है और फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, इस पूरी मूवी की स्टोरी काफी अच्छी रही, लेकिन इस मूवी के एंड होने के साथ ही इस मूवी के अंदर एक पोस्ट कार्ड सीन भी आता है एंड उसके अंदर हम मिराई पार्ट 2 के मेन विलन को देखते हैं। और वैसे इस पोस्ट कार्ड सीन से हमें इसके आगे की स्टोरी तो पता नहीं लगती, लेकिन हाँ, हमें ये चीज जरूर बता दी जाती है कि मिराई की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है और इसी आने वाले टाइम में इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर इसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। पर दोस्तों, अभी के लिए इस पूरी मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। सो अगर आपको वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप सब वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर इस मूवी का नाम यानी कि मिराई जरूर लिखना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।